नमस्कार बच्चों। हेरोड डोमार ग्रोथ मॉडल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हेरोड मॉडल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी, उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। जैसा कि मैंने आपसे उस दिन बताया था कि हेरोड ने 3 प्रकार की वृद्धि दर की बात की थी। पहली थी वास्तविक वृद्धि दर, जो कि वास्तव में एक्चुअली प्राप्त की जाती है निवेश और उत्पादन की स्थितियों में, जिसकी वैल्यू निकाली थी उन्होंने कैपिटल जी इंटू कैपिटल सी इज इक्वल्स टू स्मॉल एस, जहाँ जी थी उत्पादन की वृद्धि दर, सी है पूंजी में हुई विशुद्ध वृद्धि, और स्मॉल एस जो है वो औसत बचत प्रवृत्ति है। जी अगर ग्रोथ को डिफाइन करते हैं तो डेल्टा वाई अपॉन वाई, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम अपॉन इनिशियल इनकम। सी की बात करते हैं तो विनियोग अपॉन आई चेंज इन इनकम, अर्थात आई अपॉन डेल्टा वाई। और एस जैसा कि आप जानते हैं औसत बचत प्रवृत्ति, ये होगी बचत डिवाइडेड बाय आय। दूसरी जो ग्रोथ की बात, अगर ये समीकरण बेसिकली जो न्यू क्लासिकल विचारधारा है आई इज इक्वल्स टू एस, उस पर निर्धारित है। जैसा कि इन समीकरणों से आपको दिख रहा है कि जी इज इक्वल्स टू, अगर अपन इसको थोड़ा सा करते हैं तो जी इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन आई, सी इज इक्वल्स टू आई अपॉन डेल्टा वाई, एस इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। अगर इसको अपन जी सी इज इक्वल्स टू एस में ऐसे रखते हैं तो अपने पास क्या आएगा, डेल्टा वाई अपॉन आई इंटू 1 आई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई, अर्थात डेल्टा वाई और डेल्टा वाई आपस में एक दूसरे के कटेंगे और बचेगा क्या, आई अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एस अपॉन वाई। क्योंकि ये समीकरण में है तो y और y कट जाएगा और बचेगा i इज इक्वल्स टू एस, अर्थात हम ये कह सकते हैं उपरोक्त समीकरण से कि वास्तविक बचते ही वास्तविक विनियोग के बराबर होती है। दूसरी जो वृद्धि दर की बात हेरोड मॉडल ने की थी वो थी वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ, या वांछित वृद्धि की दर, अर्थात कि जो व्यापारी चाह रहे हैं, व्यवसायी वर्ग के अनुसार जो वृद्धि दर होनी चाहिए वह वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ है। वांछित दर कुछ इस तरह से था जिसपे उत्पादक संतुष्ट रहे। अगर हम इसको डिफाइन करा इन्होंने, वो वैल्यू वही थी जी डब्ल्यू इंटू सी आर इज इक्वल्स टू एस। जी डब्ल्यू जो थी वो वांछित वृद्धि की दर जिसमें पूंजी का पूर्ण रूपेण प्रयोग कर लिया जाता है। इस दर पर पूंजी के बढ़ते हुए स्टॉक का पूर्ण रूपेण प्रयोग कर लिया जाता है। इसका मूल्य डेल्टा वाई अपॉन वाई, यानी कि चेंजिंग इनकम अपॉन इनकम ही होगा। सी आर जो है वह पूंजी की आवश्यकताओं को प्रकट करता है, अर्थात वृद्धि की वांछित दर को बनाए रखने के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा को व्यक्त करता है कि जो रेट ऑफ ग्रोथ व्यापारी वर्ग अटेन करना चाहता है उसके लिए पूंजी की वृद्धि की वांछित दर क्या होनी चाहिए, यह सीआर से पता चलता है। दूसरे शब्दों में यह पूंजी उत्पादन अनुपात को व्यक्त करता है, अर्थात कैपिटल आउटपुट रेशियो को व्यक्त करता है। इसका मूल्य आई अपॉन डेल्टा वाई होता है। और औसत बचत प्रवृत्ति तो आप जानते ही हैं कि एस अपॉन वाई है। उपरोक्त समीकरण के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था जीडब्ल्यू की सतत वृद्धि की दर से उन्नति करना चाहती है जिससे कि उसकी क्षमता का पूर्णतः प्रयोग किया जा सके, तब आय को एस अपॉन सी आर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ना आवश्यक है, अर्थात जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एस अपॉन सी आर, यानी कि एस की बात तो अपन करते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति अपॉन पूंजी उत्पाद अनुपात। तीसरी जो विकास की दर हेरोड ने करी है वो है नेचुरल रेट ऑफ ग्रोथ, अर्थात विकास की प्राकृतिक वृद्धि दर, जिसे विकास की पूर्ण क्षमता वृद्धि दर भी कहा गया। अर्थात यदि सभी उत्पादन के साधनों को एम्प्लॉयमेंट प्राप्त है, अर्थात कोई भी उत्पादन का साधन व्यर्थ नहीं है अर्थव्यवस्था में, तो जो रेट ऑफ ग्रोथ होनी चाहिए या प्राप्त होती है उसे हम विकास की प्राकृतिक दर कहते हैं। और इस दर को जब उन्होंने डिफाइन किया तो इन्होंने कहा यह पूर्ण रोजगार उत्पादन की वृद्धि दर है, जिसमें एन स्टैंड्स फॉर नेचुरल या प्राकृतिक into CR, it may be equal to or may not be equal to
सेविंग रेट। उपरोक्त समीकरण के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था जीएन की प्राकृतिक वृद्धि दर से उन्नति करता है तब आय को S/CR प्रतिवर्ष की दर से बढ़ना आवश्यक है। अब यदि हम चर्चा करना चाहें कि डिसइक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में कैसे आता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस डायग्राम के अनुसार। हैरोल्ड के वृद्धि सिद्धांत से ये स्पष्ट हो जाता है कि विकसित अर्थव्यवस्था में स्थिति की मांग के अनुसार एस में कमी अथवा वृद्धि करना आवश्यक होता है। यानी कि सेविंग रेट, बचत को की माना गया क्योंकि बचत को इन्वेस्टमेंट के बराबर माना गया था, तो एस में कमी करने से या एस में वृद्धि करने से इकोनॉमी को परिपथ पे लाया जा सकता है। हैरोल्ड वृद्धि मार्ग को इस चित्र 4.1 के द्वारा दर्शाया गया है। चित्र 4.1 में एक्स अक्ष पर आय तथा वाई अक्ष पर बचत तथा विनियोग का प्रदर्शित किया गया है। y1 से y2 वृद्धि होने पर AY12 पर S1 बचत के बराबर होने के लिए I2 विनियोग करना आवश्यक होगा, जिससे कि आय में y3 वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार y3 पर S2 के बराबर आने के लिए y2 विनियोग I3 को प्रोत्साहित करता है, जिससे आय y3 से बढ़कर y4 स्तर पर पहुंच जाती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था वृद्धि मार्ग पर अग्रसर हो जाती है। विनियोग रेखा तथा y अक्ष के समानांतर रेखा का अंतरछेदन बिंदु यह दर्शाता है कि आवश्यक विनियोग हो रहा है। यदि यह मान्यता मान ली जाए कि विनियोग गुणक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब बचतों का अनुपात जितना अधिक होगा, संतुलन कायम रखने के लिए आवश्यक विनियोग को प्रोत्साहित करने के लिए उत्पादन में वृद्धि की दर भी उतनी ही अधिक होना आवश्यक है। दीर्घकालिक असंतुलनों का स्वरूप तथा वृद्धि दरों में विचलन। पूर्ण रोजगार साम्य वृद्धि दर के लिए आवश्यक है कि G=GW अर्थात जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो वारंटेड रेट ऑफ ग्रोथ होनी चाहिए, और C=CR अर्थात वास्तविक पूंजी जो है आवश्यक पूंजी पदार्थ के बराबर होनी चाहिए। यदि वास्तविक वृद्धि दर G तथा वांछित वृद्धि दर GW बराबर नहीं है तो अर्थव्यवस्था असंतुलन की स्थिति में रहेगी। इन्फ्लेशन या दीर्घकालीन स्फीति। यदि वांछित वृद्धि दर पर GW से वास्तविक वृद्धि दर G अधिक है, अर्थात G जो है या जो ग्रोथ का वृद्धि का जो दर है वो वांछित वृद्धि दर से अधिक है, तब आवश्यक पूंजी पदार्थ CR में वास्तविक पूंजी पदार्थ C कम होंगे, अर्थात C इज़ लेस देन CR। जितना होना चाहिए जो वांछित है उससे इन्वेस्टमेंट या पूंजी पदार्थ कम होगा। जब G ग्रेटर देन है GW से, तब शॉर्टेजेस होने लग जाएंगी, दुर्लभताएं उत्पन्न होने लग जाएगी, वस्तुओं की कमी होने लगेगी, जिसके कारण वस्तुओं तथा उपकरणों की अपर्याप्तता होती है। इस प्रकार की स्थिति दीर्घकालीन स्फीति को जन्म देती है। इसका कारण यह है कि क्षमता में वृद्धि की दर से अधिक दर से आय में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पूंजीगत वस्तुओं की कमी हो जाती है, जिसका कारण यह है कि पूंजीगत वस्तुओं की वास्तविक मात्रा आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं से कम होती है, अर्थात C इज़ ग्रेटर देन CR। इस प्रकार की स्थिति में अनुमानित विनियोग वास्तविक विनियोग से अधिक होगा तथा उत्पादन कुल मांग से कम रह जाएगा। यह परिस्थितियां दीर्घकालीन स्थिति की दशाओं को उत्पन्न करेंगी। और दीर्घकालीन यदि हम मंदी की बात करें तो यहाँ पर वांछित वृद्धि दर वास्तविक वृद्धि दर से कम है, अर्थात GW जो है वो G से कम है, तब आवश्यक पूंजी CR में वास्तविक पूंजी C अधिक होगी, यानी कि C इज़ ग्रेटर देन CR। इस प्रकार की परिस्थितियां दीर्घकालीन मंदी को उत्पन्न करेंगी। इसका कारण है कि वास्तविक आय वृद्धि की दर आवश्यक आय वृद्धि की दर की तुलना में धीमी गति से बढ़ती है, जिससे पूंजीगत वस्तुओं की अधिकता हो जाती है, अर्थात C इज़ ग्रेटर देन CR। दूसरे शब्दों में अनुमानित विनियोग वास्तविक विनियोग से कम होंगे तथा कुल मांग कुल पूर्ति से कम रह जाएगी।
जिससे उत्पादन, रोजगार तथा आय में कमी हो जाएगी। यह परिस्थितियाँ दीर्घकालीन मंदी की दिशाओं को उत्पन्न करेंगी। दीर्घकालीन गतिविधियाँ जो सेकुलर गतिहीनता या जो कि सेकुलर स्टैग्नेशन है, हेरोड के मतानुसार यदि GW से G में विचलन उत्पन्न हो जाता है तब यह संतुलन अवस्था से दूर हो जाता है, अतः G तथा GW में छुरीधार संतुलन यानी कि नाइफ एज इक्विलिब्रियम है। इस प्रकार सार्वजनिक नीति का उद्देश्य G तथा GW में संतुलन बनाए रखना होना चाहिए। इस दृष्टि से हेरोड का तीसरा समीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो निम्नानुसार है: GN/CR may not be equal to S। पूर्ण रोजगार संतुलन के लिए आवश्यक है कि GN=GW=G, जो कि छुरीधार संतुलन की स्थिति है। एक भी अगर इसमें से हिलता है तो संतुलन बिगड़ जाता है और वो वापस नहीं हो पाता है। यदि वृद्धि की प्राकृतिक दर GN, वांछित दर GW तथा वास्तविक दर G में किसी प्रकार का विचलन होता है, तब अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन अस्थिरता तथा अथवा स्फीति अस्फीति की दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। यदि वास्तविक वृद्धि की दर वांछित वृद्धि की दर से अधिक है, तब विनियोग में वृद्धि बचतों की तुलना में अधिक तीव्रता से होगी तथा आय में वांछित वृद्धि की दर GW की तुलना में अधिक वृद्धि से होगी। इसी प्रकार यदि वास्तविक वृद्धि दर G वांछित वृद्धि दर GW से कम है, तब बचतों में वृद्धि विनियोग की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से होगी तथा आय में वृद्धि वांछित वृद्धि दर की तुलना में कम होगी। हेरोड के मतानुसार यदि वांछित वृद्धि की दर पूर्ण क्षमता वृद्धि की दर से अधिक है, तब दीर्घकालीन गतिहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिसको हम सेकुलर स्टैग्नेशन भी कहते हैं। यहाँ वास्तविक वृद्धि दर वांछित वृद्धि की दर से अधिक होगी। इसका कारण यह है कि वास्तविक वृद्धि दर पर उच्चतम सीमा प्राकृतिक वृद्धि दर द्वारा लगाई जाती है। इस तथ्य को उपरोक्त चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जब पूर्ण क्षमता वृद्धि दर GN से वांछित वृद्धि की दर अधिक होती है, GW इज ग्रेटर देन GN, तब वास्तविक पूंजी में आवश्यक पूंजी अधिक होती है तथा श्रम की कमी के कारण पूंजीगत वस्तुओं की अधिकता होती है। श्रम की कमी के कारण उत्पादन में वृद्धि की दर GW के स्तर से नीचे रहती है। इस स्थिति में मशीनें बेकार हो जाती है तथा अर्थव्यवस्था में अधिक्षमता रहती है। इसके परिणाम स्वरूप विनियोग, उत्पादन, रोजगार तथा आय में और भी अधिक कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन मंदी फैल जाती है। इस स्थिति में अर्थव्यवस्था की दृष्टि में बचतें एक बुराई का स्वरूप धारण कर लेती हैं। जब वांछित वृद्धि की दर प्राकृतिक वृद्धि दर से कम होती है, तब G से GW नीचे होती है, जिससे दीर्घकालीन स्फीति की दशाएं उत्पन्न होती है। इसको चित्र 4.3 द्वारा दर्शाया गया है। यदि चित्र की बात करते हैं तो ये वाला 4.3 ये स्फीति और ये अपस्फीति की दशा है। जब पूर्ण क्षमता वृद्धि दर से वांछित दर कम होती है, तब वास्तविक पूंजी C से उपलब्ध पूंजी कम होती है, जिससे श्रम की अधिकता तथा पूंजीगत पदार्थों का अभाव होता है। इस स्थिति में वास्तविक विनियोग की तुलना में अनुमानित विनियोग अधिक होते हैं। इसके अतिरिक्त व्यापारी वर्ग में अपनी पूंजी भंडारों में वृद्धि करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इससे दीर्घकालीन स्फीति की दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। इस स्थिति में बचत को एक गुण कहा जा सकता है, क्योंकि इससे वांछित वृद्धि दर में वृद्धि होगी। अतः हेरोड के मतानुसार यदि अर्थव्यवस्था में स्फीति अंतराल है तब बचतें एक गुण है, किंतु यदि अस्फीति अंतराल है तब बचतें एक दोष है। यानी कि अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो बचत एक गुण है, बचत करनी चाहिए। यदि डिफ्लेशन का टाइम है तो बचत की वजह से डिफ्लेशनरी गैप और अधिक बढ़ेगा। धन्यवाद बच्चों।